दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ईमानदारी की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है, और उस दौर में चुकानी पड़ सकती है जिस दौर में न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाकर एक सरकार सत्ता में आई। ये महाशय नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार के दौर में ईमानदार अफसरों को ईमानदारी भारी पड़ रही है, तो निश्चित ही या तो इस देश की जनता के साथ धोखा है, या वाकई इस देश में ब्यूरोक्रेसी के अंदर या तो रीढ़ नहीं बची है, या जिनकी रीढ़ बची है उन्हें यूं ही प्रताड़ित किया जाएगा। मामला एक अधिकारी का नहीं है, मामला दो अधिकारी का नहीं है, मामला ऐसे कई सारे अफसरों का है, कई अधिकारियों का है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी बुनियाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बाकी चीजें अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़ेंगे वो बताएंगे। वो बुनियाद दरअसल ये है कि इस देश में मौजूदा दौर में एक ब्यूरोक्रेट दंपति को, एक अफसर पति पत्नी को किस प्रकार से विगत 4-5 सालों के दरमियान अलग अलग मौकों पर उसे सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। नाम है आनिंद्या सेन गुप्ता। वो कभी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी हुआ करते थे। आईआईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ग्रुप ए अफसरों का, जिनका तकरीबन 400-500 अफसरों का एक कैडर होता है, उसके वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके एसोसिएशन के। दूरदर्शन के समाचार विभाग के, न्यूज डिपार्टमेंट के प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन उस दौर में मत भूलिए कि सूचना प्रसारण मंत्री का नाम स्मृति ईरानी था। वो स्मृति ईरानी जो किसी रिपोर्टर के द्वारा सवाल पूछे जाने पर उसके संपादक का नाम लेकर धमकी देती हैं। लेकिन जिस ढंग से उनके दौर में मंत्रालय का कामकाज चल रहा था, उस कामकाज के खिलाफ सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखने का काम सेनगुप्ता साहब ने किया, और उसके बाद उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। संटिंग माने जाने वाले पोस्ट पर पब्लिकेशन डिवीजन में भेज दिया गया। और उसके बाद ताजा मामला उनकी पत्नी अतुर्वा सिन्हा का है। वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की अधिकारी हैं, IAAS। और ये सभी, चाहे वो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो या इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए का मामला हो, जितने लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये सब उसी के द्वारा, सिविल सेवा के द्वारा ही सिलेक्ट होते हैं। एक अच्छे ऑडिटर के तौर पर अतुर्वा सिन्हा की गिनती रही है। लेकिन अतुर्वा सिन्हा का अपराध क्या था? उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि सीधे दिल्ली से उन्हें पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरा मामला देखती थी। इस देश में जो अवसंरचनात्मक मामले होते हैं, सड़क के, हाईवेज के, रोडवेज के, रेलवेज के, इन सब की ऑडिटिंग की जिम्मेदारी वो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करती थी। उनकी जगह कोई नियुक्ति नहीं हुई जब उनका ट्रांसफर किया गया है। ऑर्डर नंबर 1901 के माध्यम से 12 सितंबर को उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें केरल में अकाउंटेंट जनरल बनाकर भेज दिया गया। सोचिए, जो पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिटिंग का जिम्मा जिसके पास था, उस अधिकारी को एक छोटे से राज्य में अकाउंटेंट जनरल बनाकर भेजा गया। ये पनिशमेंट नहीं तो और क्या है? ये कौन सी डिपार्टमेंटल पोस्टिंग है जहां रिवार्ड मिलना चाहिए कि चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, उसकी जांच वो कर रही थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, उस ऑडिट रिपोर्ट पर के बाद उनको इस तरह की पोस्टिंग दी जाए। उनके साथ के अधिकारी, चाहे वो DS सिरसाठ हो या फिर अशोक सिन्हा हो, जो जनरल अकाउंटिंग का काम कर रहे थे। आयुष्मान भारत, जो इस देश के प्रधानमंत्री की एक ड्रीम परियोजना है, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की परियोजना है, उस हेल्थ इंश्योरेंस की परियोजना का काम इन दो अधिकारियों के जिम्मे था, सिरसाठ और अशोक सिन्हा के जिम्मे। उसकी ऑडिटिंग का काम, उसकी ऑडिटिंग के काम में यही दो अधिकारी थे जिनके अंडर में पूरी अकाउंटिंग टीम ने, पूरी ऑडिटिंग टीम ने 10 नंबर के 9 इस तरह के एक ही नंबर से, सेम नंबर से तकरीबन 5-6 लाख लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा पैसा उठा लिया गया, इंश्योरेंस करके पैसा उठा लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के खुलासे के बाद तो देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को खुश होना चाहिए था कि उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें कहीं अनियमितता हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उसे सरकार के सामने उजागर करने का काम जिन अधिकारियों ने किया उसे इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ऐसे ही सिस्टम चलता है?
क्या इस देश में ईमानदार अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है? और अब ताज़ा मामला तो ये आ रहा है कि कई सारे ऑडिट रिपोर्ट पर, द वायर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की माने तो कई सारे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर CAG GC मुर्मू सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। सिग्नेचर करने के बाद उसे राष्ट्रपति के यहाँ या राज्यपाल के यहाँ भेजना होगा, फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। कौन सा डर है कि गुजरात काडर से आए हुए IAS अधिकारी जो अब देश के CAG हैं, वो कभी कहते हैं द वायर की रिपोर्ट की मान लें तो वो कभी कहते हैं कि ऑडिटिंग कि मौखिक आदेश देते हैं कि ज़मीन पर जाकर, फील्ड पर जाकर ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले लोग इनकार कर देते हैं। आखिर उनकी नौकरी का सवाल है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो फील्ड में जाकर के ये ऑडिट करें कि सड़क कैसी बनी, PCC कैसा बना, नाला कैसा बना, ब्लड बैंक कैसा बना, स्कूल कैसा बना, उसमें किस तरह का सीमेंट बालू इस्तेमाल हुआ, किस तरह के ठेकेदारों ने काम किया। ये उनकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब उन लोगों ने कहा कि हमें लिखित आदेश चाहिए तो कोई लिखित आदेश नहीं और उसके बाद रोक लिया जाता है। खैर, इन सारे मामलों पर इस देश में बहुत लंबे समय से पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी के पास ही चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अशोक वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा मामला आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। 2017-18 के दौर में, जिस दौर की एक घटना है जिसमें आनंद सेन गुप्ता का PMO को चिट्ठी लिखने के मामले में ट्रांसफर कर दिया गया, पब्लिकेशन डिवीजन भेजा गया, जबकि वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ग्रुप ए अधिकारी होते हैं उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे वो, और 500 से भी कम अधिकारियों का वो कैडर हुआ करता है और उस वक्त 500 से भी कम लोग थे और 1/3 के करीब लोगों का, 140 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया, उनके पत्र लिखने के पहले और पत्र लिखने के बाद, और पत्र लिखने के बाद उनका भी हुआ। क्या यही सिस्टम है? क्या स्मृति ईरानी उस दौर में सरकार से बड़ी हो गई थी? आमतौर पर तो हम देखते हैं कि वो पत्रकारों को, संपादकों का नाम लेकर के धमकाती है, संवाददाताओं को धमकाती है। यहाँ पर एक सिस्टम का आदमी उनके मंत्रालय की कारगुजारियों को सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना दे रहा था, तो स्वाभाविक है कि कोई करेगा, अगर उसको अनियमितता नजर आएगी तो करेगा। इसमें कौन सा अपराध था कि उन्हें ट्रांसफर झेलना पड़ा और अंत में VRS लेने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, 2 टाइप के ऑफिसर है यहाँ पर। भ्रष्टाचार हो ना हो, यदि आप विपक्ष को घेरते हो उसमें, तो आप सरकार के ब्लू आइड बॉय हो, आपको जो चाहिए, आपके लिए जो चाहे रास्ता खुलता है। फिर आपको 1, 2, 3 नहीं 5-5 एक्सटेंशन के लिए सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक जाती है। और एक अधिकारी जो सिस्टम में यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है उसको इंगित करता है, तो फिर इस तानाशाही सरकार को ये नागवार गुजरता है और फिर उसके बाद ये ट्रांसफर का सिलसिला चालू हो जाता है। उनका वो ट्रांसफर क्यों हुआ 140 अधिकारियों का? क्योंकि IB मिनिस्टर के कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है मिनिस्ट्री के, कुछ चीजें लेट डाउन की हुई है। प्रसार भारती बोर्ड के कुछ कानून है, उसके हिसाब से, प्रारूप के हिसाब से चीज चलेगी। यदि एक मंत्री आती है और तुगलकी फरमान जारी करती है और यदि आप समझाने का प्रयास करते हो या वो फरमान एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो फिर मंत्री के पास एक ही टूल होता है कि आपका ट्रांसफर कर दो, आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा दो, आपने कुछ गलत किया हो तो आपको टर्मिनेट कर दो। जब आपकी गलतियां कुछ नहीं निकलती है तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर में हमेशा कहते हैं कि रेगुलर रूटीन की ट्रांसफर थी। 140 लोगों की ट्रांसफर, 500 का कैडर है वो टोटल, उसमें एड्रप 140 लोगों का ट्रांसफर, ये कोई बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन जब इसके बारे में PMO को इंगित किया गया तो PMO ने क्या किया? PMO ने उस पर दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि PMO को ये पता था कि ये मैडम ने किया है, स्मृति ईरानी जी ने। अब स्मृति ईरानी जी को कौन कहे, उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर उसके बाद एक ईमानदार अधिकारी जब वो देखता है कि उसका प्रताड़ना होगी और जिस पोस्ट पे उसको भेजा गया उसको अपमानित किया गया है, और ज्यादा अपमानित होने से अच्छा है उसने VRS ले लिया। यानी यदि आप सरकार के हाँ में हाँ मिलाओ
तो आप सत्ता का सुख भोगो, और यदि आप सरकार को उसकी गलतियां गिनाओ तो फिर आप सरकार के लिए कष्टदायक हो जाते हैं, सरकार बाहर का रास्ता दिखाता है। उनके पत्नी के साथ भी क्या हुआ, करीब करीब वही हुआ। उन्होंने कौन सा गलत काम किया? वो जिस पोस्ट पे थी और जो उनके अंडर था उन्होंने ऑडिट किया, ऑडिट रिपोर्ट दे दी। अब उस ऑडिट रिपोर्ट के से यदि सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार ने तो उस मंत्रालय को खींचना चाहिए था। नहीं, एक मिनट सरकार ने अतुल वानखेड़े जी, इसमें सवाल ये उठता है, सिर्फ उनकी पत्नी का ही मामला नहीं है। अपूर्वा सिन्हा उनकी पत्नी का नाम है। वो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की एक बहुत ही अच्छी अधिकारी मानी जाती है। इंटरनेशनली एक्रेडिटेड जो ऑडिटर्स की गिनती होती है कुछ लोगों की, उसमें भारत से उनका नाम लिया जाता है। कई सारे पहले भी उन्होंने जांच किए, और 2 और अधिकारी, अशोक सिन्हा और एक तिरसाठ, इन दोनों का भी ट्रांसफर हुआ है सीएजी में। और सीएजी के अंदर जो इंटरनल ट्रांसफर हुए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपूर्वा सिन्हा के साथ जो अशोक सिन्हा थे, अशोक सिन्हा जनरल ऑडिटिंग का काम देखते थे। उन्होंने आयुष्मान भारत में 10 डिजिट के 999999 करके 10 डिजिट के 9 नंबर वाले, 9 लिखे हुए 10 डिजिट के फोन नंबर से तकरीबन 5-6 लाख लोगों के आयुष्मान का कार्ड बन गया था, पैसे उठा लिए गए थे, उसकी ऑडिटिंग की थी। तो ये क्या चल रहा है? ये सरकार पे भ्रष्टाचार बाहर नहीं आना चाहिए और भ्रष्टाचार से लड़ाई की बातें होगी। सीबीआई, ईडी को न्याय और इंसाफ का ब्रांड बताया जाएगा। ये कौन सी लड़ाई है? ईमानदार अफसर को फंड करो और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ो। कुछ अधिकारियों से हमारी भी बात हो गई है। उनका कहना है कि जब सरकार के अंदर भ्रष्टाचार उजागर होने लगा तो ओरल ऑर्डर दिए गए कि फील्ड ऑफिसर को अब काम रोको, कोई अब और कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। अब उनने कहा कि साला ये लफड़े का काम है, यदि हम आज काम रोक देंगे और कल कुछ गड़बड़ हो गई, कोर्ट में मामले चले गए, तो फिर अकाउंटेबिलिटी हमारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हमको आप रिटर्न में ऑर्डर दीजिए। रिटर्न में ऑर्डर देने की इनकी हिम्मत नहीं थी, तो आप ट्रांसफर ही कर सकते हो। यहां तक सुनने में आया है कि सीएजी की रिपोर्ट 55 रिपोर्ट आया करती थी पहले, अब 75% रिपोर्ट कम हो गई। इसका मतलब जब ऑडिट ही नहीं हो रहे हैं, जब चेकिंग ही नहीं हो रही है, या इन डेप्थ एनालिसिस जो करना है वो हो ही नहीं रहा है। इंटरनल ऑडिट किस लिए होता है? सीएजी का ऑडिट किस लिए होता है? सीएजी का ऑडिट इसलिए होता है कि सरकार, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो नीचे 9999 नंबर से जो घपला हुआ वो मोदी जी ने या शाह जी ने किया होगा या हेल्थ मिनिस्टर ने किया होगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता इसे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि नीचे ये घपला हुआ, लेकिन ये घपले हुए हैं, ये फ्रॉड हुआ है, और यदि ये नजर के सामने आता है तो सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए। इसके पहले सीएजी ने जो रिपोर्ट दी, यूपीए सरकार भी थी, उसके पहले अटल जी की सरकार थी, उसके पहले भी यूपीए की सरकार थी। ऐसे सरकारों ने कभी सीएजी में ट्रांसफर तो नहीं करे, सीएजी पे प्रेशर तो नहीं डाला। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करने के बाद उसमें जो एनोमलीज थे, उसमें जो गड़बड़ी थी, उसको टैकल करने का प्रयास किया। यदि ऐसा हो गया तो ये आगे न हो, इसलिए क्या पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं, ये किया। एक हमारे मारवाड़ी ट्रेडिंग में एक कहावत है, यदि आपके अकाउंट्स ठीक है तो आप लॉस में भी धंधा करोगे तो भी उभर जाओगे, और यदि आपके अकाउंट्स में गड़बड़ी है तो फिर आप प्रॉफिट में धंधा करने के बाद भी उभर नहीं सकते। ये मारवाड़ियों की कहावत है, इसलिए मारवाड़ी फर्म आपको कभी बैंकरप्ट होते हुए दिखाई नहीं देगी। आज सरकार का अकाउंटिंग सिस्टम यदि गड़बड़ा गया और उसको यदि लूपहोल को सरकार सुनने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये सरकार तो एक पूरे बारूद के ढेर पे बैठ गई है। अशोक वानखेड़े जी, इसमें तकनीकी पहलू ये है, देखिए सीएजी संविधान के ऊपर में ऑडिटिंग के लिए एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। हम सभी जानते हैं कि सीएजी के पास कोई प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है, वो किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। वो केंद्र, राज्य और म्यूनिसिपैलिटी और जो ग्रामीण व्यवस्था है, उन सब की ऑडिटिंग करके संबंधित राज्य के गवर्नर को और केंद्रीय मामलों में राष्ट्रपति को देती है। और राष्ट्रपति की संवैधानिक बाध्यता यह है कि वो संसद को देंगे, राज्यपाल विधानसभा को देंगे। फिर दोनों जगह जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी वो उसकी जांच करेगी। तमाम घोटाले आप इस देश में देखें,
चाहे वो बोफोर्स का मामला हो, चाहे बिहार का बॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला हो, इन सबको कहीं न कहीं सीएजी ने उजागर किया। एक बड़ी भूमिका रही है सीएजी की। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में भी सीएजी ने बड़ा काम किया है। और जहां तक अपूर्वा सिन्हा की बात है, अपूर्वा सिन्हा लंबे समय से सीएजी में रही है। कभी वो जूनियर अधिकारी थी, कभी वो कहीं अकाउंटेंट का काम कोई छोटे स्तर पर देखती थी, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख रही थी, जैसे जैसे उनको सीनियरिटी मिली। लेकिन कभी भी ऐसी खबरें नहीं आई कि ऑडिटिंग की वजह से, ऑडिटिंग के तत्काल बाद जिससे सरकार की बदनामी हो रही हो, अपूर्वा सिन्हा या किसी अन्य अधिकारी को पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई। ये क्या है? कैसे मोदी जी दावा करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे दावा करेंगे कि ईडी जो है और सीबीआई वो इंसाफ का ब्रांड है, न्याय का ब्रांड है? और किस प्रकार से वो पाई आम लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो अलग अलग जगहों पे गया है या काले धन के रूप में है, या 15-20 लाख खाते में लाने की बात होती है। ये दावा तो खोखला मालूम होता है। अभिषेक जी, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये सारी बातें मुमकिन है जो आपने रिपीट की अभी, सारी बातें मुमकिन है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। वो विदेशी मेहमानों से झोपड़पट्टी कपड़ा लगा के छुपाते हैं, वैसे देशवासियों से अपने देश के अंदर चल रहे फ्रॉड और घपले छुपाते हैं सीएजी को रिपोर्ट पे चद्दर डाल के। अब ये 3 अधिकारी ईमानदार निकले, वो बेचारे ने अपना काम किया, उसका खामियाजा वो भुगत रहे अभी, बिल्कुल भुगत रहे। और हमारे जो मुर्मू साहब है, इनको ये जवाब देना होगा कि इतनी सीएजी की इतनी रिपोर्ट्स कम क्यों हुई भाई, 75% कम क्यों हुई? सीएजी को बजट कम मिल रहा है क्या? या आपको इस देश में जो घपले हो रहे हैं उस पर नजरअंदाज करना है, चेक ही नहीं करना है? हाँ सब ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है। सीएजी एक वॉचडॉग है, सीएजी की पहली नजर से कुछ नहीं छूटता, पीएम ऑफिस भी नहीं छूटता, वहां भी ऑडिट होता है। लेकिन सीएजी की हालत अभी वर्तमान में 2014 से लेके ये जो सोसाइटी में मतलब अपने कॉलोनी में जो गुरखे घूमते हैं, 5 रुपए महीने का इकट्ठा करते हैं और रात को साइकिल से एक राउंड मार के बोलता है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो मुर्मू साहब ने सीएजी को उस गोरखे के लेवल पे ले गए कि बस वो फॉर्मेलिटी करते हैं, एक राउंड मारते हैं साइकिल को रात को, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और अगले महीने 1 तारीख को सामने खड़े हो जाते हैं, साहब वो मेरे 10 रुपए, मैं गश्त करता हूँ रात को। आपने चोरियां होती है, डकैती होती है, उस गुरखे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अशोक वानखेड़े जी, आपने मुर्मू साहब की बात की। मुर्मू साहब 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीब बताए जाते हैं। कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। वही मुर्मू साहब आज द वायर की रिपोर्ट पे आपको बता रहा हूं, वो रिपोर्ट ये कहती है कि वर्बल ऑर्डर दिए गए हैं अकाउंटेंट्स को और जो ऑडिटर्स हैं उनको कि आपको जमीन पर जाके, ग्राउंड पर जाके जांच नहीं करनी है। और उस रिपोर्ट की माने तो कहा गया है कि नहीं, आप रिटन ऑर्डर दीजिए, क्योंकि वो उनकी संवैधानिक ड्यूटी है, कोई रोक नहीं सकता बिना रिटन ऑर्डर के। उसके बाद से जो खबरें हैं वो ये है कि बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट पर मुर्मू साहब साइन नहीं कर रहे ताकि वो राष्ट्रपति या गवर्नर के यहाँ जाए और फिर उसके बाद टेबल की जाए पार्लियामेंट और असेंबली में। ये क्या चल रहा है? ये एडिट रिपोर्ट पर कुंडली मार के कोई बैठ जाए, 12 रिपोर्ट आए उसमें 2 पे बवाल हुआ, उसके बाद इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। 2014 में विनोद राय साहब की जो रिपोर्ट आई थी 2G स्कैम और कोल स्कैम, उस रिपोर्ट के भरोसे भाजपा ने पूरे यूपी गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट किया था, भ्रष्टाचारी सरकार बता दी थी। और इस भ्रष्टाचार का समाप्त करने के लिए गुजरात से एक आंधी आई थी जिसके सर पे गुजरात का एक विकास का मॉडल था और बहुत सारे इस देश के गरीब लोगों के लिए वादे थे। लेकिन सर पे भले ही गुजरात का विकास का मॉडल हो, पैर के नीचे जो गाड़ी थी वो सीएजी की वो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर चढ़ के वो सत्ता में आए। तो आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी को पता है सीएजी के मायने क्या है? यूं ही नहीं कि जो पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एलजी बने,
उस अधिकारी को उन्होंने वहां से इस्तीफा देके सीएजी बनाया, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, और उसी की परिणति है। मोदी जी का डिसीजन जो था उनके लिए बहुत सही साबित हुआ। तो क्या इतने घपले सीएजी भी देश में गोदी हो रहे सीएजी हो हैं। गया? आप क्या कहना चाहते हैं कि अरे सीएजी भी गोदी सीएजी हो गया? सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। इसीलिए इन अधिकारियों के ट्रांसफर, इसीलिए इतने कम सीएजी रिपोर्ट, इसीलिए तथाकथित जो ओरल ऑर्डर की बात हो रही है, जो हमने वायर में पढ़ी है, वो बात हो रही है। कुल मिला के एक मैसेज है सीएजी के ऑफिस को, सीएजी के कैडर को, इट्स माय वे और हाईवे। या तो आप मेरे रास्ते पे चलिए या सीधे फिर आपको हाईवे पे भेज दूंगा। मेरा रास्ता कौन सा है? आपके आंखें खुली रखें। जहां विपक्ष की सरकार है वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया, ये कहना है। जहां हमारी सरकारें हैं वहां का भ्रष्टाचार सदाचार में लेना है, तालियां बजानी है। फिर एक नंबर से कई कार्ड भी बन जाए तो भी ये जायज है कहना है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस में लफड़े हो जाए, आदमी डिस्चार्ज होने के बाद ऑपरेशन हो जाए तो भी जायज कहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सरकार है। हमारी सरकार गलत कर नहीं सकती। जो गलत अच्छा, हुआ है अशोक वानखेड़े उसे जी, आप सही समझे। अशोक वानखेड़े जी, संजय मिश्रा जो ईडी चीफ थे, बार बार एक्सटेंशन पा रहे थे। कौन सा सुरखाब के ऐसे पर लगे थे? कौन सी ईमानदारी की ऐसी प्रतिमूर्ति वो साबित हुए थे, निष्पक्षता की प्रतिमूर्ति साबित हुए थे, जिनके दौर में 95% मामले विपक्ष पे दर्ज किए गए और उसके बाद उन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया गया? ये किस प्रकार का गवर्नेंस मॉडल है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। अरे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्यों नहीं आप भी उनके जगह होते, मोदी जी की जगह, तो संजय मिश्रा जी को ही बार बार रिपीट करवाते, क्योंकि बिना किसी सबूत के आप किसी को भी अरेस्ट करवा देते हो। आप किसी की फाइल खोलते हो, प्रॉपर्टी अटैच करते हो, वो बीजेपी ज्वाइंट होते से ही उसकी फाइल बंद कर देते हो। ऐसे अधिकारी, लॉयर अधिकारी कहां मिलेंगे जो सरकार के लिए काम करे? इस सरकार में वही अधिकारी टिक सकता है जो मोदी जी के लिए काम करे, सरकार के लिए काम करे। इस देश के लिए काम करने वाले लोगों की जरूरत इस सरकार को नहीं है। ये बात आप रेखांकित करके बता रहा हूं, आप भी सुन लीजिए अभिषेक जी। यदि आप देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप न्यायाधीश हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, राजनीतिक, आपको यहाँ जगह नहीं है। हाँ, आप देश के लिए नहीं, आप सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं। सरकार जो चाहे वो कर रहे हैं, सरकार को महिमा मंडित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप वही रिजल्ट दीजिए जिससे सरकार का महिमा मंडन होता है, तो फिर आपसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं। बिना प्रूफ के लोगों को अरेस्ट करना, अभी सर्वोच्च न्यायालय में चल ही रहा ना मामला, मनीष सिसोदिया के मामले में बोल ही गया है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी ना खन्ना साहब ने, जस्टिस खन्ना जी ने, कि वेयर इज मनी, बिना मनी का मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो बातें हो रही है, ये तमाम इस बात को रेखांकित करती है कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको सरकार के लिए काम करना है, संविधान और देश के लिए नहीं। तो आप अपेक्षा छोड़ दीजिए इनसे कुछ। तो सुना आपने अशोक वानखेड़े जी ने क्या बताया? अशोक वानखेड़े जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि इस देश में सिस्टम के लिए और सत्ता के लिए काम करने वाले अधिकारी ही मौजूदा दौर में टिके रहेंगे। जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, जो ईमानदार अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर हो, सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था में हो, जो सरकार के सीधे अधीन नहीं होती, जो स्वायत्त संस्थान होती है, वहाँ के लोगों को भी अपनी ईमानदारी का कोप भाजन बनना पड़ेगा। सूचना विभाग में जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उस गोदी सूचना आयोग का हिस्सा बनना पड़ेगा, गोदी सूचना प्रसारण मंत्रालय का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि वाकई सिस्टम चलेगा तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के सिस्टम के लिए इस देश में सरकारें चुनी जाती है? क्या इसी तरह के सिस्टम को आप स्वीकार करना चाहेंगे? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपने इसी तरह के सिस्टम के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को चुनना, बनाना, हटाना और बदलना स्वीकार किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।